अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि ईरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराग़ची साहब इस्लामाबाद में मुकीम हैं और वहाँ पे वो अगेन कल आपको हम बता रहे थे, काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, वो इस्लामाबाद पीस टॉक्स 2 के लिए नहीं आएँगे। अभी तक यही है सूरत-ए-हाल, क्योंकि इसके बावजूद कि पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रही थी और इंडिकेट करने की कोशिश कर रही थी कि हम किसी तरह उनको मना लेंगे और टीमें चल पड़ेंगी दोबारा और अमेरिका की यहाँ पे वफ़्द आ जाएगा, लेकिन मुमकिन नहीं है ये, लगता नहीं है कि ये वो पॉसिबल है। जेरेमी स्केल एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। आजकल हमारी पाकिस्तानी सहाफ़ती जो एलीट हमारी पाकिस्तानी सरकारी सहाफ़ती क्लास है, उसको तो पसंद नहीं है, लेकिन माने जाने सहाफ़ी हैं और उनकी एक लाइन बाय लाइन सेट है काफ़ी तगड़ी किस्म की ईरानियन मैनेजमेंट के साथ। तो उन्होंने कहा है कि हम नहीं आना चाहते किसी भी किस्म टॉक के अंदर। और ऑफ़िशियल जो स्टांस है ईरानियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का वो यही है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, अपना पैगाम कम्युनिकेट करने पाकिस्तानियों के ज़रिए और पाकिस्तानियों के ज़रिए अमेरिका का पैगाम सुनने और एक जैसे आप कह लें बायलैटरल मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मीटिंग्स होती हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि सरकारी अकाउंट्स भी अब कोप कर रहे हैं आज के दिन की। हम जब बात करते हैं कि नहीं अच्छा हाँ शायद उनकी पोजीशंस मैक्सिमलिस्ट थी, तो हाँ ईरान ये पोस्चरिंग कर रहा है, लेकिन है ये इस्लामाबाद टॉक्स 2 ही। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर अभी तक कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी स्कूलों को छुट्टियाँ हैं, हॉस्टल खाली हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस्लामाबाद में आपको पता है हर दूसरा मौका जो होता है पार्टी टाइम में रहता है। इस्लामाबाद की आबादी ही ऐसी है, उन्हें हर वक्त पार्टी मांगती है। लेकिन बहरहाल जो एक्चुअल नेगोशिएशंस हो रही हैं ऑन ग्राउंड उसके खदोखाल अगर जाने तो आप बड़े फैसिनेट होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान अब एक नई तैयारी कर रहा है एक स्टेटमेंट देने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट ये किया हुआ है कि ईरान की जैसे मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी फूट है। हालांकि नेवल सेक्रेटरी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चैपलिन का बंदा और दो तीन और बड़े दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फायर किए हैं। ईरान के अंदर कोई मेजर मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस नहीं आए सिवाय कि जो लोग कत्ल कर दिए गए हैं असैसिनेशन के अंदर अमेरिका और इसराइल की तरफ से। तो ईरानियन मैनेजमेंट के अंदर बल्कि एक मुनज़्ज़म, पिछले दिनों आपने वो स्टेटमेंट्स का भी वो देखा था जब सबने एक स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट किया था, रागची, बग़ाई, गालिबाफ सब ने वेरीफाई किया था कि हम एक पेज के ऊपर हैं और नेगोशिएशन से मतलब जो बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो एक नई ऑफ़र मुझे देने वाले हैं और उसने स्पेसिफिक लफ्ज़ बोले हैं कि वी विल हैव टू वेट एंड सी, हम देखेंगे कि क्या वो ऑफ़र बनती है। अलबत्ता जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट साहब, उन्होंने मल्टीपल ईरानियन सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को सैंक्शन कर दिया और $344 मिलियन के डिजिटल एसेट फ्रीज कर दिए। एक तरफ ईरान कह रहा है कि गुडविल के तौर पे और इन नेगोशिएशंस को किसी तोड़ चढ़ाने के लिए हमारे 11 बिलियन के आपको अनफ्रीज करने होंगे एसेट्स जो कि सैंक्शंस के थ्रू और जब्तियों के थ्रू लिए गए हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो 344 मिलियन डॉलर्स के डिजिटल क्रिप्टो एसेट्स उनके सीज कर देता है। तो तज़ाद इस बात के अंदर ये है कि ट्रंप एक तरफ रिमार्क जो कर रहा है कि हम ओपन हैं और हम रिसेप्टिव हैं नेगोशिएशंस को और किसी न्यूक्लियर डील के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आप इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाई जा रहे हैं, बिकॉज ये एक्चुअल इंडिकेट करता है सैंक्शंस और इकोनॉमिक इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं आपकी एक्चुअल नीयत क्या होती है, और आगे हम डिस्कस भी करेंगे ये क्या है। साथ इसको आप जोड़ लें यूरोपियन यूनियन की लीडर्स की स्टेटमेंट, जहां असल फूट पड़ी हुई है। एक फूट अमेरिका के अंदर पड़ी हुई है मैनेजमेंट के दरमियान, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, इसराइल के जो वॉर हॉक्स हैं, नियोकॉन्स हैं और जो लोग अमेरिका फर्स्ट वाला नारा लगाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, जो बड़े बड़े माउथ पीस हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिन के, जैसे कैंडिस ओवन हो, टकर कार्लसन हो, निक फेंटस हो, बड़े बड़े जो तजियाकार हैं जो जिसने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन को प्रैक्टिकली बनाया है। जो रोगन को इसमें आप इसके अंदर ले लें, राइट विंग के लेके, और उसमें थोड़े आप सेंटर वाले लोग भी ले लें, वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अपने ऑडियंसेस को लेके वो टूट गए हैं ट्रंप एडमिन से। ईरान वॉर हैज़ बिन अ मेक और ब्रेक, और हकीकतन असल लड़ाई जो है वो ईरान की रजीम की ट्रंप एडमिन के साथ हो रही है बराह रास्त इस वक्त। वो ट्रंप एडमिन को तोड़ना चाह रहे हैं। अमेरिका को शिकस्त देना नामुमकिन है, अगर वो ट्रंप एडमिन को शिकस्त देते तो ईरान की फतह हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि जो जो कैलकुलस है वो है कि ईरान अपनी प्रेस्टीज लेके निकल आए और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और अमेरिका के पास सिर्फ प्रेस्टीज ही है, साख ही है बचाने को, और वो तब तक उसके हाथ कोई चीज़ नहीं आएगी जब तक कि वो बहुत बड़ा मकतल ना बना दे खुदा न खास्ता माज़अल्लाह ईरान को। यूरोपियन लीडरशिप क्या कहती है? ईयू काउंसिल की सदर एंटोनियो कोस्टा साहबा कहते हैं कि हम जो साइप्रस में अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, साइप्रस जो कि असल दजाल का आइलैंड है, ना कि एस्टोल आइलैंड या कोई और मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह जाने क्या है, बट साइप्रस बड़ा एक शैतानी आइलैंड है। आप सब जो तारीख जानते हैं वो क्यों जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उसने वाज़ेह कह दिया है कि इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस कोई भी सैंक्शन रिलीफ ईरान के लिए यूरोप की जानब से, बिकॉज अमेरिका जब सैंक्शन करता है तो वेस्ट भी ऑटोमेटिकली बाकी यूरोप भी करता है, बिकॉज वो जो स्विफ्ट बैंकिंग का निज़ाम है और ग्लोबल इकोनॉमी का जो है निज़ाम है उसके अंदर सब ही शामिल हैं और वो फॉलो एंड टो करते हैं। अर्सला वॉन डर लेयन
बहुत बड़ी एक मतलब डिमोनिक फिगर ईयू के अंदर, उसने भी कोस्टा के पोजीशन को रिपीट किया। लेकिन नोट करें जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्स ने क्या कहा है। उसने कहा नहीं, हम नरमी बरतने के लिए तैयार हैं अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव अचीवमेंट अग्रीमेंट में अचीव हो जाए। क्यों? एलएनजी से मुल्क चलता है जर्मनी का। उनकी गिच्ची मरोड़ दी अमेरिका ने। ये वो नाकिद हैं यूरोपियन जो डिवोर्स हो रही है, वो बच्चे हैं यूरोप के जो अम्मी के साथ नहीं अब्बू के साथ जाना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? और कुछ बच्चे हैं जो अब्बू के साथ नहीं अम्मी के साथ जाना चाहते हैं। तो वो आप यूरोप के अंदर विटनेस कर रहे हैं। बड़ी अगली डिवोर्स है। ओवर एक क्वार्टर सेंचुरी होएगी इसमें, मतलब प्लॉट किसके नाम होएगा और वो गाड़ी किसके पास जाएगी और चिंटू किधर रहा करेगा, वीकेंड पे किसको किधर जाने की इजाज़त होगी, वो सारा अभी लीगल प्रोसेस जारी है। बिकॉज यूरोप सबसे ज़्यादा डैमेज होता है साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बाद इस पूरे प्रोसेस से। गल्फ तो ज़ाहिर बात है आग में, वो तो सबसे ज़्यादा ही नुकसान होता है। मैं इकोनॉमिक डैमेज की बात कर रहा हूँ। अब ये वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिन के अंदर एक पेज पे नहीं है, ट्रंप की सपोर्ट बेस में एक पेज पे नहीं है, अमेरिकन अपोजिशन जो है वो एक और पेज पे है। फिर यूरोप जो अमेरिका का प्रिंसिपल एलाय रहा है एज ऑफ नाउ और उसको अबेंडन कर दिया है बशमूल गल्फ के, इन एक्सचेंज फॉर इसराइल, उसने वाज़ेह कर दिया है कि उनके दरमियान भी फूट है और वो इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल लाइंस की बुनियाद पे कि किसके साथ ताल्लुकात हैं और कौन किस तरफ से अपने आप को देख रहा है कि वो अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करेगा। जिस तरह कि अभी संडे को हमने एक स्पेशल रिकॉर्डिंग किया, कल ज़रूर देखिएगा। हमने स्पेसिफिकली पूरा एनालिसिस पेश किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिन का और ख़ुसूसन अमेरिकन डीप स्टेट का प्लान है कि ग्लोबल एनर्जी डिपेंडेंस जो है ख़ुसूसन यूरोप की वो अमेरिका की तरफ हो जाए रादर देन गल्फ़ की तरफ हो। क्योंकि अभी तक जो एनर्जी मार्केट्स हैं वो फेयरली डेमोक्रेटिक हैं इन द लूसेस्ट सेंस पॉसिबल, कि अमेरिका भी एक नेट एनर्जी प्रोवाइडर है, अफ्रीका के अंदर कुछ सॉरी मिडल ईस्ट के ममालिक नेट एनर्जी प्रोवाइडर हैं, और भी ऑप्शन हैं सेंट्रल एशिया की भी। तो वो गैस और ऑयल और मिनरल्स की ऐसी वैरायटी बन जाती है कि हर मुल्क के पास थोड़ी बहुत लेवरेजिंग की ऑप्शन बनती है। अब अमेरिका पूरे सिस्टम को इम्प्लोड करवा रहा है हॉर्मुज़ को इस तरह ब्लॉकेड करके, और रशिया के अंदर भी ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को यूक्रेन के जरिए अटैक करवा के। वो सारी तफसील आप संडे को देख सकते हैं इंशाल्लाह, कि रशिया जो है वो यूरोप की टोटल ऑयल और गैस एनर्जी डिपेंडेंसी अपने ऊपर करना चाह रहा है, और वो दोबारा 100 साल के लिए हम यूरोप को अपना बांदी बनाना चाह रहा है, गुलाम बनाना चाह रहा है, जिस तरह के जंग अज़ीम अव्वल और दुअम और उसके बाद हमने देखा है यूनिपोलर मोमेंट में, ख़ास तौर पे 50 60 70 80 तक 90 तक आई वुड से। अमेरिका की बांदी है यूरोप और हर गुलामी में अपनी वो धड़म धड़म करके हर जंग में दाखिल हुआ है। लेकिन पहली आपने जो झिझक देखी है वो फ्रांस में देखी, जब इराक की जंग में उन्होंने इनकार किया। तो ये अब फूट आप दोबारा देख रहे हैं, और आने वाली ज़िंदगी में हमारी इंशाअल्लाह ताला इस फूट को आप पूरे आप इसको अपने अज़ल पे पीक पे देखेंगे, इसको आप रूज पे देखेंगे। और इसके अंदर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट बहुत बड़े पैमाने पे, ख़ास तौर पे जिसको लिवांट कहते हैं, शाम की ज़मीन, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, सीरिया एंड सो ऑन, और जो नॉर्थ अफ्रीकन ममालिक के मुसलमानों के बड़े पैमाने पे आपको कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आएंगे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के साथ। पाकिस्तान अपने आप को इंग्लैंड के अलावा भी कहीं और पोजीशन करे, यूके तो टोटली वैसल है अमेरिका का, और उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है सिवाय कि वो अमेरिकन पॉलिसी को परसू करे। पाकिस्तान को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को देखना पड़ेगा। अब ये मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एनालिसिस एक पेश करना चाहूँगा रॉबर्ट ए पेप साहब का। बार बार रॉबर्ट पेप साहब का हवाला देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर देते हैं। हम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए, वो तमाम खुलासा करके बताते हैं और बड़ा बेहतरीन बताते हैं। उन्होंने कहा ब्लॉकेड हैं दो, लिहाजा घड़ियाँ हैं दो, यानी एक ईरान का ब्लॉकेड है हॉर्मुज़ का और एक अमेरिका का ब्लॉकेड है। एक ईरान की टाइमलाइन है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है और कितना नुकसान देना चाहता है ग्लोबल मार्केट को, और एक अमेरिका बहादुर की टाइमलाइन है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, वाशिंगटन जो है उसने ईरान वॉर की ये फ्रेमिंग बना दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी ज़्यादा देर चलाई रखूँगा, मीटर चलाई रखूँगा तो ईरान ठुस हो जाएगा। वो कहता है ये बात दुरुस्त नहीं है। एक सदी शो करती है, हमें पूरा एक सदी ऑफ डेटा उन्होंने कहा है, इस शो करता है कि ब्लॉकेड, इकोनॉमिक सैंक्शन और प्रेशर कभी भी किसी मुल्क को बुनियादी सिक्योरिटी इश्यूज़, ये सिक्योरिटी कंसर्न है ना ईरान का कि हमारी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, इन चीज़ों के ऊपर कभी भी मुल्क इकोनॉमिक प्रेशर से अपनी मौक़िफ़ को नहीं छोड़ता। इसके आप सबूत वो दे दें। सैंक्शंस के बारे में उन्होंने एक लतीफ़ा बताया, पहले वो बताता हूँ आपको। सैंक्शंस वर्क 33% ऑफ द टाइम, यानी लतीफ़तन उन्होंने कहा ये है कि सैंक्शंस काम करते हैं 33% ऑफ द टाइम। हकीकत ये है कि सैंक्शंस वर्क करते हैं जब, और वो भी अंडर 5% वर्क करते हैं ऑफ द टोटल टाइम्स वो अप्लाई होते हैं, जब मिलिट्री फोर्स अप्लाई होती है। और वो मिलिट्री फोर्स कू की शक्ल में हो सकती है, इनकलाब की शक्ल में हो सकती है, रजीम चेंज की शक्ल में हो सकती है, या टोटल इन्वेजन या ग्राउंड ऑपरेशन या ऑल आउट वॉर की शक्ल में हो सकती है, और ये अमेरिका ने किया। तमाम जो सैंक्शंस बेस्ड विन है अमेरिका ने जो विन किए हैं वो आप देख लें क्या हैं, वो कूज के जरिए। क्यूबा 60 साल सैंक्शंस रिलीव रजीम, नो रजीम चेंज। इराक 50% जीडीपी कोलैप्स कर गई 90s के अंदर,
उसके बावजूद इराक ने लड़ाई की जब अमेरिका खुद आया वहाँ दाखिल हुआ। और रूस की अभी जो सैंक्शनर रजीम है, तो रूस ने उससे फ़ायदा ही उठाया क्योंकि उसकी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, उसकी ब्लैक फ्लीट चल रही है। कोई स्ट्रेटेजिक रिवर्सल नहीं हुआ रूस का। रूस अपनी आसान से गामज़ा ने अपनी लड़ाई पे यूक्रेन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी जो है, किल्लत जो है, वो कवी करती है, मजबूत करती है रजीम के कंट्रोल के ऊपर जो बाकी कुछ बच गया है। यानी इकोनॉमी के अंदर अगर 10 लेट से 10 उसकी जीडीपी है, मैं आर्बिट्रेरली कहता हूँ 10 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट में 10 चीज़ें हैं, तो अगर 10 में से 5 रह गई हैं तो कब्जा किसका होगा उसके ऊपर? रजीम का। और वसाइल का कंट्रोल अगर रजीम के पास होता है तो अवाम भी बिल्कुल यरगमाली होती है रजीम की, जैसे कि पाकिस्तान में सबको पता ही है इसके बारे में। वैसे एक अनरिलेटेड न्यूज़, पेट्रोल 27 रुपये और महंगा हो गया, जैसे अनरिलेटेड। तो ये सैंक्शंस जो हैं ट्रांसफॉर्म करती हैं कॉन्फ्लिक्ट को, उसकी शक्ल तब्दील करती हैं। पैटर्न क्या होता है? इकोनॉमिक प्रेशर लॉन्च होता है, रिजल्ट कोई नहीं निकलता, और यके बाद दी के पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। उस पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के अंदर से एक मिलिट्री सोल्यूशन निकल के आता है और वो एस्केलेशन होती है, चाहे बमबारी हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे फुल ग्राउंड इन्वेशन हो। सैंक्शन जंग का मुतबादिल नहीं है। और ये बात मैंने आज से पहले पहली बार देखी थी 2007-8 में, 10-11 होगा शायद। जर्नी मैन पिक्चर की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर ये बात इराक पे सदाम के बारे में थी। बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री है। और वहीं से मेरा तारुफ हुआ था स्कॉट टिटर से भी, बाय द वे। पुरानी बात है, 9-10 की बात होगी। उस डॉक्यूमेंट्री में एक यूरोपीय यूनियन के माहिर थे, उनका मुझे नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा था कि सैंक्शंस आर नॉट एन एक्सचेंज फॉर वॉर, यानी मुतबादिल नहीं है जंग का, लेकिन वी हैव नो अदर ऑप्शन। हकीकत है ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो यूरोसेंट्रिक एटीट्यूड है वाइट लोगों का, वाइट जिनको आप यूरोपियन लोग कहते हैं, कि हम दुनिया पे गालिब रहने चाहिए, इसके अंदर कुछ रेशियल, हिस्टोरिकल मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मजहबी भी हैं। वो कन्विंस्ड हैं कि हम गालिब आएंगे, मुखालिफ को टूटना पड़ेगा हमारे सामने, जंग हम पसंद नहीं करते, तो लिहाजा इनको भूखमरी से मारते हैं, इनको मुहासरा करके इनको भूख नंग से मारते हैं। हकीकत ये दोस्तों कि ये मुतबादिल नहीं है, ये एक्चुअली रास्ता है, ऑन रैम्प है। जो रास्ता है जंग का, उसके रास्ते में एक बड़ा स्टेशन अगर बहरा आता है ना, तो अगला बड़ा स्टेशन उसके ऊपर सैंक्शंस का आता है। तो वो जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि 40 साल आपने एक मुल्क पे सैंक्शंस रजीम चलाई है, बिकॉज आप उस पर हमला करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। हमारी थिंकिंग को हमें स्विच करना होगा। इट इज़ नॉट द केस कि मुल्क पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं कि उसको माफ़ किया जाए, बख्शा जाए, या वो ये लगाए जाते हैं ताकि वो अपना एटीट्यूड बदल ले, और अगर एटीट्यूड नहीं बदलता तो रास्ता जंग का होता है। बहरहाल आप फिर अपनी रिसर्च में देखिएगा कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अपने एटीट्यूड्स बदले हैं सैंक्शंस के बाद। अगर आपके गिरदोनवा में हो कहीं यही मुल्क तो नहीं पाकिस्तान जिसने अपना एटीट्यूड बदला है? पता नहीं। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के, न्यूक्लियर डिक्लेरेशन के बाद कहते हैं हमारे पे सैंक्शंस वैंक्शंस हुई थी, उसके बाद क्या एटीट्यूड को चेंज किया हमारा? ज़रा ट्रजेक्ट्री मैप कीजिएगा, पता लग जाएगा। रजीम सर्वाइवल और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, ये दो मद्दे मुकाबिल चीज़ें आ गई अब। या अब ये ज़ीरो सम गेम है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, ज़ीरो सम गेम वो होती है जिसके अंदर कोई विन लॉस की सिचुएशन नहीं होती, विन विन की सिचुएशन नहीं होती कि दोनों कोई छोटा मोटा हिस्सा ले जाएं पाए का या केक का। या होता है कि विन या लॉस, और विन भी बड़ा W और लॉस भी बड़ा L। तो अमेरिका की एक तरफ है क्रेडिबिलिटी, कि तमाम अमेरिका की जो साख है, इज़्ज़त है ग्लोबल ऑर्डर में, वो स्टेक पे है, या रजीम ईरान की सर्वाइव करेगी। तो इस गेम ऑफ चिकन के अंदर आर या पार जिसको कहते हैं, इसके अंदर आप मुझे बताएं कि क्या अमेरिका ऑफ रैंप लेगा? क्या अमेरिका संजीदा है उन नेगोशिएशंस के बारे में जो इस्लामाबाद में पहली बार हुई और अब दूसरी बार पाकिस्तान की इंसिस्टेंस पे अटेम्प्ट हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो रिजल्ट नहीं करेंगी। इस ज़मीन में एक ब्रेक लेके कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने जब तक रिपोर्टिंग की है, आप लोग हमारी व्यूअरशिप देख लें, चंद लाख में भी नहीं होती, चंद हज़ारों में होती है, और आप लोगों की सपोर्ट भी जो है वो गिनती चुनती के लोग हैं, लेकिन बहुत हमारे लिए इज़्ज़त की बात होती है। मैं बार बार अपील करता हूँ, आप मेन स्ट्रीम लाखों व्यूज़ देते हैं सहाफ़ियों को, मेन स्ट्रीम उनको आप करोड़ों रुपए देते हैं एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में, व्यूअरशिप से। सोचिएगा इसके बारे में, अब तक उनकी रिपोर्टिंग कितनी एक्यूरेट हुई है और हमारी रिपोर्टिंग कितनी एक्यूरेट हुई है, फेयर हुई है। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम कोई पेश गोई हैं, भविष्यवाणी नहीं करने बैठे हुए यहाँ पे, हम कोई सूफी मनकश नहीं है। हम हालात हाज़रा पढ़ के आपको सुना देते हैं और कहते हैं कि यार इसमें हमारी ये राय है, मेरी अक्ल ये कह रही है। अगर आपकी अक्ल कुछ और कहती है तो बेशक आपको वो हक हासिल है। हम जमहूरियत में रहते हैं, हाइब्रिड अलबत्ता, लेकिन जमहूरियत ही सही। तो आप सपोर्ट क्या करें हमें प्लीज़, क्योंकि अब तक जो रिपोर्टिंग की है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, सो कॉल्ड दानश्वरों ने गलत किया माज़रत के साथ। वो चिकन चाउमीन, बीफ चिली ड्राई और रसगुल्लों की तैयारियों में थे, यहाँ पे सूखी रोटी और पानी के साथ हमने आपको ये कहानियाँ सुनाई हैं, ठीक है ना? और झूठ नहीं बोलता, पानी के साथ एक गिलास, सर रिस्क ते अड्डे पे बैठा तो सामने रिस्क पे है, अल्लाह की कसम है, सवेरे तो अज बिस्मिल्लाह तो सीख रही है। मजाक में, हंसी मजाक भी होना चाहिए, बड़े सीरियस माहौल के अंदर है।
तो हमें लाइटली इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम वी आर बीइंग एक्टेड अपॉन, यानी हम इसमें एक्टर्स नहीं हैं इस प्ले के अंदर, वी आर बीइंग एक्टेड अपॉन। तो चूँकि मामला हमारे हाथ से बाहर है, तो हमें इन्फॉर्म्ड रहने की ज़रूरत है कि जब मौका आएगा तो चांस पे डांस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल धनिए का ठंडा घूंट पी के हमें रिलैक्स करना है और मजबूत करना है अपने आप को। आपने इसी फेज़ के अंदर बर्न आउट नहीं हो जाना इंशाल्लाह ताला। हमें भी कई बार एक्सपीरियंस होता है, आपको भी होता होगा, बर्न आउट नहीं होना, अपने आप को हौसला दिलवाना है, हंसमुख रहना है इंशाल्लाह ताला। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि आप हंसते क्यों रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, इतनी सीरियस बातें हैं, हंसूंगा नहीं तो फिर रोऊंगा ना यार, तो अब रुलाओगे क्या? अब चूंकि हंसी मजाक की मैंने बात कर ही दी है, तो आपको अपडेट दे देते हैं कि जो वाई डिड यू रिडीम वाली जो क्रिप्टो, जो हमारी ये शिप थी सनमार हेरल्ड इंडिया की, जिसपे स्टॉप फायरिंग, यू गेव मी परमिशन, यू गेव मी क्लियरेंस, आई एम सेकंड ऑन द लिस्ट सर। जब शिप पे फायरिंग होगी उसके बाद क्या कहा होगा कैप्टन ने? हियर आई एम अंडर द वाटर, हियर वेरी मच रेनिंग, वाला मीम नहीं देखा हुआ? Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy. I am under the water. Please help me. Here too much raining. सर प्लीज सर, ईरान इंडिया ब्रदर्स सर। सो एनीवेज, जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे इंडियन एक शिपिंग वेसल को सीज कर लिया था ईरानियंस ने, उसकी तफसील सामने आई है। एक बहुत फन फैक्ट है, इसको, ये खबर को हम कोशिश करेंगे अटैच भी कर दें यहाँ पे इंशाल्लाह ताला, और अगर कोई फ़नी वीडियोस इस पर मान डालना चाहता है तो वो भी डाल दीजिएगा प्लीज़। हियर आई एम अंडर द वाटर, हियर वेरी मच रेनिंग। वो ये है कि इस वेसल को क्या इतनी कॉन्फिडेंस मिली थी कि ये ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अभी तक ये रूमर्ड है, अगेन ये वेरीफाइड नहीं है, बट कुछ रिपोर्टिंग आई है सामने कि इनको एक क्रिप्टो स्कैमर ने हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम पे इनसे क्रिप्टो में पेमेंट ले ली कि हाँ तुम्हें मैं निकलवा दूंगा, मैं ईरानियन नेवी की तरफ से एक सीक्रेट अकाउंट है ये। जबकि ईरान ने इसके बाद, आपको याद करें कि इसके बाद वजाहत भी दी थी IRGC ने कि कोई भी पेमेंट्स क्रिप्टो में नहीं ली जा रही। तो उस वजाहत को अब इस इंसिडेंट के साथ मैच करें तो आपको समझ आएगा कि स्कैमर ब्रेन से, अपने ज़रा इंडियन ब्रेन से सोचें कि डिड द स्कैमर जस्ट गेट स्कैम्ड? I'm just going to go through and शर्म आनी चाहिए। यानी क्रिप्टो स्कैम दुनिया में करने वाले कॉल सेंटर स्कैम वाले हिंदुस्तानी, उनकी नेवी के साथ क्रिप्टो स्कैम होगा कि हॉर्मुज से निकलना है, अच्छा अच्छा मैं तो निकालता हूँ, बस मेरे इतने $1 मिलियन क्रिप्टो में जमा करा दो। बहरहाल बेचारे मस्कीन है। वो रसूलुल्लाह का एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खौफ उसको देख के आता है कि जो आखिरत में भी लूज़र हो और दुनिया में भी लूज़र हो। और कभी कभी हिंदुस्तान को देख के मुझे यही हदीस याद आता है कि बेचारे आखिरत में भी लूज़र बनेंगे, दुनिया में भी लूज़र लगते हैं मुझे। अब इस पर मज़ीद तफसील जो आपको मिलेगी ना, वो मैरिस्क से मिलेगी। मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, यानी समुद्री एक्सपीडिशंस के ऊपर जो रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट कंपनीज होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट शाया किया है कि ये क्रिप्टो फ्रॉड से बचें। और IRGC ने भी क्लैरिफाई किया कि हम सारी पेमेंटें जो हैं वो नकद ले रहे हैं, हम कोई पेमेंटें जो हैं वो क्रिप्टो की शक्ल में नहीं ले रहे। इसके बावजूद कि एक रूमर उस वक्त बन गया था कि क्रिप्टो में पेमेंट्स चल रही हैं, और शायद बेचारे इंडियन ये नेवल वेसल के लोग, ये शिपिंग वेसल के लोग शिकार हो गए इस रूमर के। तो जो बात है लूज़र होने की और बैक टू बैक एल्स लेने की, लॉसेस लेने की, उसमें दोबारा अगर इंडियन पीछे रह जाएं, अब एक और हमारी पंजाबी बहन ये हैं जनाब मीनू बत्रा साहिबा। मीनू बात्रा साहिबा जो है 1984 के मैसेकर से, जब सिख बरदरी के ख़िलाफ़, पंजाबी जवानी के ख़िलाफ़ इंडियन गवर्नमेंट ने मैसेकर किया था इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद, तो उसके गुस्से के ऊपर तो जो सिख बरदरी के नौजवान बच्चे बच्चियाँ थे वो अमेरिका कनाडा भाग गए। उनमें से कुछ लोग जो हैं जिनको पनाह मिली, उनमें से मीनू बात्रा साहिब है। शी इज़ 53 और वो सिंगल मदर है। उनके 4 अडल्ट US बच्चे हैं सिटीजन, यानी उनके एक हस्बैंड थे US सिटीजन, बट उनके बच्चे 4 अडल्ट US सिटीजन हैं। ठीक है जी। वो उन बच्चों को पालती हैं और प्रोफेशनली क्या करती हैं, वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू की ऑफिशियल कोर्ट इंटरप्रेटर हैं टेक्सास की, और पूरे मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम के अंदर उर्दू, पंजाबी और हिंदी के एतबार से वो तर्जमा करती हैं सरकार के लिए। उनको आइस ने, जो अमेरिका की स्पेशल एजेंसी है, उसने डिटेन कर लिया और अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और बड़ा जलील ख्वार करके। हत्ता कि जब वो इवन अरेस्ट होकर फैसिलिटियों में जाती थी तो आगे पुलिस के करेक्शनल ऑफिसर से उनको पहचान लेते थे कि यार ये तो हमारी ट्रांसलेटर है, क्योंकि उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ इश्यूज थे, मिसरेफरेंसीज थी।
इस बात को सुनाने का मकसद ये नहीं था कि उनके हम दुख में जो है वो कोई नमक पाशी करें, हम उनको दुख समझते हैं। ना हिंदुस्तान उनका घर रहा है, पंजाब जो हमारी ज़मीन है इसका बंटवारा ज़ालिमाना करके, जबकि पूरा ही हक बनता पाकिस्तान का था। मास्टर तारा सिंह की गलती थी और गांधी की चालाकी और नेहरू की चालाकी थी। ये एक ज़्यादती हुई, लाखों मुसलमान और लाखों सिख शहीद हुए और लाखों सिख भी कत्ल कर दिए गए, औरतें बच्चों की भी वो मर्डर हुए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, रेप्स भी हुए ख़वातीन के। तो वो जुल्म सहा इस ख़ानदान ने सहा, यानी पिछली पीढ़ी ने, इनके वालिदैन ने। फिर इनको इन्होंने 84 का बड़ा मैसेकर देखा पंजाबी जवानी का, जब सिख बरदरी के ख़िलाफ़ ये जो ईस्ट पंजाब है इसके अंदर जिसको चढ़ता पंजाब कहते हैं हम, इसके अंदर मैसेकर हुआ। और अब जब ये अमेरिका गई हैं पनाह लेके तो ये तर्जमान बनी हैं। तो इनकी स्टोरी से मुझे याद है वो लोग जो वॉर एंड टेरर के अंदर लिटरली लैंग्वेज के तर्जमान बने थे, उर्दू, फ़ारसी, दरी, अरबी, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मुख्तलिफ़ अक़वाम के मुसलमान तर्जमान बने, अमेरिका के मददगार बने, तनख्वाहें लीं, पासपोर्ट लिए और वहाँ जाके पनाह गुज़ीर हुए। और टेक्सास का हवाला सुन के मुझे और ख्याल आया कि टेक्सास में और रहने वाले ऐसे गद्दार मुसलमान जो लिप सर्विस देते हैं यूएन में जाके, अदालतों में जाके, मुख्तलिफ़ बड़े ऐवानों में जाके कि हम अमेरिका के साथी हैं, हम दहशतगर्दी से जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें मजहबी इंतहा पसंदी से नफ़रत है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी अमेरिका की तरह तरक्की करे, बाबू आप हमें अपनी छतर छाया के नीचे ले लें। ये उस इन्होंने तो गद्दारी नहीं की थी, ये तो मस्कीन औरत है, ये तो मज़लूम है, ये तो मुहाजिर हैं। लेकिन इन लोगों का जो सांचा है, जो ये जो एक सॉर्ट ऑफ आर्केटाइप है, क्या कहेंगे इसको, है द ट्रांसलेटर, एडर एंड अबेटर ऑफ अमेरिका वॉर ऑन टेरर के अंदर, ये तो वो खातून नहीं फिट आती, बट उनकी स्टोरी से मुझे याद आया। एंड में आपकी चमड़ी, आपकी नस्ब और नस्ल, उसकी बुनियाद पे जो यूरोपी तासुब है वो गालिब आएगा और आपको धक्के मारते हुए, पिंजरों में, दड़बों में बंद करते हुए, कुत्तों की तरह आपके मुल्कों में से, अपने मुल्क से निकाल के आपके मुल्कों में धकेल दिया जाएगा। ना आप इस ज़मीन के रहेंगे, ना आप उस ज़मीन के रहेंगे, और ये दुनिया में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जो समझदार हैं वो समझ गए कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुतबादिल बयानियाँ दे देते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, ताकि जब उन पर बमबारी की जाए तो ज़रा नर्म हाथ से बम का ट्रिगर चलाया जाए। और अगर लेडीज़ चला दें वो बम तो और भी बेहतर है, ताकि वो एक विमेन पावर भी हो जाएगी चीज़। क्योंकि हम जाहिल हैं, हमें औरतों का एहतराम नहीं है, हम जंगली लोग हैं, हम मज़हब में इंतहा पसंदी पसंद करते हैं और हम किसी को जीने का हक़ नहीं देते, तो हमें लिहाजा ज़मीन से मिटा दिया जाए। यानी हम 2 बिलियन मुसलमान, और उसमें आप 1-2 बिलियन क्रिश्चियन भी शामिल कर रहे हैं, बेचारे वो भी मस्कीन हमारी तरह दकियानूस से ही होते हैं। तो मुराद मेरा क्या है, अमेरिका के जो ख्वाब बेचा करते थे हमें, और आज तक इस्लामाबाद पिंडी में बैठ के हमारे आला दानिश्वर हो और हुकाम और वज़रा और कोई ब्यूरोक्रेट और कोई फ़ौजी और कोई पॉलिटिशियन और बड़े वकील और बड़े फ़िलासफ़र साहब, और अब तो आलिम दीन भी, अब तो माशाल्लाह उलमा बताते हैं हमें मुअज़्ज़ज़ फ़ातीन के बारे में हमारे, कि इनका एहतराम जो हमारे पे वाजिब किया हुआ ना, अब मेरा ख़्याल है वो, अब आप वो नमाज़ तोड़ दें। अगर अब भी आपको सुधार नहीं आया, 9/11 के बाद नहीं आया, मेरे कहता कुवैत वॉर में नहीं आपको अकल आई, 9/11 के बाद तो अकल नहीं आई, इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंग के बाद अकल नहीं आई, 7 अक्टूबर के बाद अकल नहीं आई, तो अब भी अगर आपको अकल नहीं आएगी तो मेरा ख़्याल है आपका चैप्टर क्लोज़ हो चुका हुआ है। वल्लाही कि वो रूहानी तौर पे क्लोज़ हो चुका है, आपके दिलों में मोहर है या अकली है। मैं दुआ करता हूँ कि अकली आप ज़हनी मफलूज हों आप लोग, और इतना ही मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग अभी भी अमेरिका की चापलूसी में मुब्तला हैं, वहाँ जा के टिकट कटाते हैं, वहाँ जा के खिदमतें पेश करते हैं उनके ऐवानों के अंदर, अकल ही आपकी मऊफ़ हो, अल्लाह करे और कोई मामला ना हो। बाकी इस नोट के ऊपर अपनी भी खैर मनाएं। पेट्रोल और महंगा हो रहा है, डीजल और महंगा हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बार बार आपको कह रहा हूँ, अपने आप को समेटें। ये जंग मुस्तकिल चलनी है, ये महीनों की एक लंबी वो मुहासरा है, और उसके अंदर एस्केलेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं परसेंटेज वाइज, और कहीं एक एस्केलेशन ऐसी तरफ चलेगी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो किसी एक साइड के लिए, तो फिर वी आर लुकिंग एट अ फुल फ्लेज वॉर। 60,000 अमेरिकन फ़ौजी गल्फ़ में बैठा हुआ है, 3 उनके बड़े बैरी बेड़े आ चुके हैं, जो गनशिप कैरियर्स हैं जिनके ऊपर एरियल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, जहाज़ भी लैंड करते हैं। ये जंग की ही वो आसार हैं और अलामतें हैं। आज से 20 साल पहले जो लोग जंगी घंटियाँ बजा रहे थे, डॉक्टर साद अहमद जैसे, उनकी तो ना सुनी, लेकिन अब बराह रास्त उनका असला देख के तो मान जाओगे वो आ गए हैं तुम्हें कत्ल करने, हलाक करने। ईरान से 100 इख्तिलाफ़ के बावजूद हम शुरू से नाक़िद हैं ईरान की पॉलिसियों के ऊपर, IRGC की पॉलिसियों के ऊपर, इराक़ और सीरिया के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो खिलवाड़ की अटैम्प्ट्स हुई हैं, वाहिद उन चैनल्स में से हैं। लेकिन उनके मुसलमानी की, उनका एहतराम, पुरानी कौम होने के अतबार से, हमारा पड़ोसी होने के अतबार से, हम हमेशा उनकी शहादतों पर अफसोस करते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो मज़ालिम ढाए जाते हैं उन पर अफसोस करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को भी होश के नाखुन लेने हैं।
वी कैन नॉट प्ले सेकंड फिडल टू अमेरिका फॉर सो लॉन्ग। नज़र आ रहा है हमारी मैनेजमेंट को भी कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का ही है, कि वो अब सेकंड फिडल बनेगा अमेरिका के खत्ते के अंदर। लेकिन देखते हैं हम कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर पाते हैं और कितना जल्दी चेंज कर पाते हैं अपनी पॉलिसी को। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।